सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। ये लेक्चर नंबर 4 है बेसिकली। आज यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पावर कट है सुबह से, बट प्यारे द शो मस्ट गो ऑन एंड स्टडी मस्ट गो ऑन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, लेकिन थोड़ा कम पोर्शन में डिस्कस करवा पाऊँगी। कम इसलिए नहीं कि पावर कट है, कम इसलिए कि जो हम आज करने जा रहे हैं वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और बड़ा ब्यूटीफुल सा आस्पेक्ट है कि अगर आप इसको अच्छे से ग्रास्प कर लें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ये जो सारे एनाग्राम्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप बड़ी आसानी से आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से बताऊंगी ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको करते चलेंगे। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की इंट्रोडक्शन स्टडी की, क्या होती है, किस तरीके के सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंट होती है, कौन कौन से मैंडेटरी टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए इसके अंदर ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी की टाइप्स डिस्कस की और उसकी कुछ एक बेसिक सी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। अब अगले लेवल की प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स पर जाने के लिए यू मस्ट नो व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर फॉर्मूला ज़रूर पढ़े होंगे, NCR। आप सब लोगों ने इसको पढ़ रखा है। NCR इज़ व्हाट? इट इज़ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसके साथ इन पैरेलल यू मस्ट हैव स्टडीड परम्यूटेशन NPR। तो वो जो फॉर्मूला होता है NPR आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का जन्म कहाँ से हुआ? मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स टीचर्स ने आपको बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया होगा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश मैं भी करूँगी ताकि फिजिक्स के अंदर आप अपनी उस मेमोरी को रिटेन कर सकें, आप लोगों को वो पुराने कॉन्सेप्ट्स याद आ सके और अच्छे से ईजिली आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। बिफोर गोइंग डीप, देखिए कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले समझ आ गए हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज कीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके एग्जामिनेशन के अंदर। बट कॉन्सेप्ट समझ आए बिना फॉर्मूला को यूटिलाइज करना इज़ ऑल इन वेन, कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। तो हम अल्टीमेटली इन फॉर्मूले के ऊपर भी पहुंचेंगे, उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो आप इन दो टर्म्स को समझिए। दिस इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन। इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है मैथमेटिक्स के अंदर और C से डिनोट करवाया जाता है, और इसको बोला जाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है परम्यूट वर्ड से। परम्यूट वर्ड मीन्स अरेंजमेंट। सो परम्यूटेशन डील्स विद अरेंजमेंट। इसके अंदर हम बात करेंगे अरेंजमेंट की। और ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ बेसिकली सिलेक्शन, कि आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। ये जो मैंने NCR लिखा इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिंग। यू आर गोइंग टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये सब क्या मतलब है। मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी, थोड़ी पेशेंस रखिए, लास्ट तक इस लेक्चर को देखिए एंड इन द लास्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है R थिंग्स सेलेक्ट करने का और क्या मतलब है R थिंग्स को अरेंज करने का। यही जो मैंने यहाँ पे लिखा NPR, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अरेंज R थिंग्स आउट ऑफ N। कि आपके पास कोई n नंबर ऑफ चीज़ें हैं, कोई भी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने R को अरेंज करना है। अरेंज करना है मतलब जैसे मेरे पास मान लीजिए 3 है, A B C करके उनको रखा, कि B A C रखा, कि C A B रखा, तो इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। A B C और B A C सेम नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस, बट हेयर ऑर्डर इज इररेलेवेंट। ऑर्डर जो है, order is not important in this case। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सी डेफिनेशंस, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी जो मैथमेटिक्स में भी आप लोग यूज़ करते हैं वो आप लोगों को समझा दी है। अभी समझाई कहाँ है? बेसिकली तो अभी बताई है, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ डराया है कि ये चीज़ें हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू गेट फ्राइटन्ड। आप लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फियर कुछ भी अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं। बड़ी ईजिली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बिफोर रीचिंग अप टू दीज फॉर्मूले आई विल बेसिकली टेल यू द काउंटिंग। अब आप कहेंगे कि काउंटिंग तो हमें आती है जी, हमने तो नर्सरी क्लास से ही, KG से ही काउंटिंग सीख ली है ना। तो जो आप लोग वहाँ पे करते थे 1 2 3 4 काउंटिंग ऑन फिंगर्स, तो बेसिकली जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है दे डील विद काउंटिंग। एक्चुअली ये काउंटिंग ही है, बट दिस काउंटिंग इज नॉट सो सिंपल एज यू काउंट ऑन योर फिंगर्स।
हाँ, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप अपने ब्रेन में भी इनको हैंडल ना कर पाएँ। तो इसके लिए एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल पहले लेती हूँ, आप लोगों को सेलेक्ट करना और अरेंज करना ये पहले समझाने की मैं कोशिश करूँगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट में फ़र्क देखिए। इसके लिए मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, सपोज यू आर हैविंग 5 ऑब्जेक्ट्स, और वो 5 ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सपोज यू आर हैविंग 3 शार्पनर्स, you are having 3 sharpeners and 2 pencils। आप लोगों के पास, फिर से सुनिए, you are having 3 sharpeners and 2 pencils। आपके पास 3 शार्पनर है और 2 पेंसिल हैं। अब कोई कहे जी मेरे पास तो शार्पनर होता ही नहीं है, इरेजर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सो सपोज यू आर हैविंग 3 शार्पनर्स। शार्पनर को सपोज मैंने इस तरीके से S से डिनोट करवा दिया, और आप लोगों के पास 2 पेंसिल्स हैं, सपोज दिस इज P, बिल्कुल आइडेंटिकली आपके पास सपोज पेंसिल्स हो गई P। अब मैं आप लोगों से पूछूं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, इन 5 में से आपको किसी एक को उठाना है। सो ध्यान से देखिए, आई एम आस्किंग यू देयर एग्जिस्ट हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन या यू कैन पिक वन आइटम। आप लोगों को सिर्फ एक आइटम उठानी है, तो कितने तरीके हैं उसके, यहाँ से ही आगे सारी कहानी जो है स्टार्ट होगी। ये तो अभी ट्रेलर है, तो कितने इसके तरीके हैं कि कोई एक आइटम उठाई जाए। तो अब आप लोग देखिए, आप लोगों के पास बेसिकली 3 शार्पनर है, यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 3। मतलब ये भी, इसको मान लीजिए मैंने S1 कह दिया, इसको मान लीजिए मैंने S2 कह दिया, और इसको मान लीजिए मैंने S3 कह दिया। यू कैन पिक ईदर S1 और S2 और S3। मीन्स ध्यान से सुनिए, मैं फिर से कह रही हूँ और, क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बार बार ये समझाने की कोशिश की थी कि और एंड, इनमें फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग S उठा सकते हैं, या S2 उठा सकते हैं, या S3 उठा सकते हैं। यू विल पिक, क्योंकि एक ही उठाना है, ज़्यादा मौके नहीं है यहाँ पे, एक ही उठाना है। यू विल पिक ईदर S1 और S2 और S3। ये तो ये हो गया। अब ये भी तो हो सकता है, कोई कहे जी मुझे तो शार्पनर पसंद नहीं, आई विल पिक अ पेंसिल। अब ये भी हो सकता है कि पेंसिल उठाइए। अब पेंसिल में भी 2 हैं, यू कैन पिक ईदर P1 और P2, और यहाँ पे भी और ही है, या आप S1 उठाएंगे या S2 या S3, या आप P1 उठाएंगे या P2। अब देखिए यहाँ पे एक शार्पनर चूज करने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3। आप S1, S2, S3 में से कोई भी उठा सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज इन विच आई कैन पिक 1 शार्पनर, और आई हैव 2 वेज इन विच आई कैन पिक 1 पेंसिल, और मुझे लेना है इन तीनों और 2 में से कोई एक उठाना है। तो 3 वेज ये हो गए, 2 वेज ये हो गए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस और, या ये या ये। तो पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बात की थी कि अगर और हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईदर ए और बी, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन थ्योरम यूज करते हैं। वी विल ऐड द वेज, नंबर ऑफ वेज। तो 3 वेज प्लस 2 वेज इज इक्वल टू 5 वेज। इन शॉर्ट आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करूं, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, आपको कोई भी एक उठाना है। आप इसको उठा सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू, आप किसी भी एक को उठा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एडिशन। ये हो गया और। तो इन शॉर्ट देखिए, मैंने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा के बिना कोई फॉर्मूला यूज किए आई हैव यूज्ड एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इसके बाद देखिए, इसी के अंदर अगर मैं आपको कहूं कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक 1 शार्पनर एंड 1 पेंसिल, आप लोगों को एक शार्पनर उठाना है और एक पेंसिल उठानी है। सो नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक, इसी प्रॉब्लम के अंदर 1 शार्पनर, सपोज आपको 1 शार्पनर उठाना है, 1 शार्पनर एंड 1 पेंसिल। अब क्या होगा भाई साहब, एक शार्पनर उठाना है और एक पेंसिल उठानी है। अब देखिए चीज़ें तो अगेन वही हैं, S1, S2, S3। मान लीजिए आप कहें कि मुझे पहले तो शार्पनर उठाना है। अब शार्पनर उठाने के भी 3 तरीके हैं। सपोज आपने S1 उठा लिया, इधर से S1 उठाया। अब यहाँ से अगर आप S1 उठाएंगे फिर आप इधर मूव ऑन कर जाएंगे कि भैया पेंसिल भी तो उठानी पड़ेगी, 1 शार्पनर 1 पेंसिल। अब पेंसिल P1 या P2 में से कोई भी उठा सकते हैं आप। सपोज दिस इज P1, दिस इज P2, S1, S2, S3 मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। तो मान लीजिए आपने S1 के बाद P1 उठा लिया। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कोई बंदा P2 उठा ले, तो S1 यहाँ से लेने के बाद आप P1, P2 ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने यहाँ से S2 उठाया, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यू कैन पिक P1, यू कैन पिक P2। अगेन सपोज आपने S3 उठाया, अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, P1
P2। तो टोटल वेज देखिए कितने हो गए, S1 के साथ P1 आ सकता है, S1 के साथ P2 आ सकता है, सो S1 P1, S1 P2, S2 P1, S2 P2, S3 P1, S3 P2। How many ways are there? 3 and 3 6 ways। So यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6 ways। There are 6 ways in which I can choose one sharpener and one pencil। अब देखिए शार्पनर के तो मेरे पास वही 3 वेज ही थे, मेरे पास 3 शार्पनर थे, नंबर ऑफ शार्पनर्स तो बढ़ नहीं गए। तो नंबर ऑफ वेज इन जिसके अंदर मैं शार्पनर उठा पाऊंगी वो तो मेरे पास 3 वेज ही रहे, और पेंसिल्स भी मेरे पास 2 हैं, तो पेंसिल्स उठाने के भी मेरे पास क्या रहे 2 वेज, और मेरे पास आंसर आ रहा है 6। तो 6 आंसर लेने के लिए 3 इंटू 2 करना पड़ेगा हमें। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन, और क्या था 1 शार्पनर एंड 1 पेंसिल। एंड आते ही कौन सी थ्योरम आ गई, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नंबर ऑफ वेज आपने क्या किए, मल्टीप्लाई। सो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ एडिशन एंड थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जहां पे कोई एक उठाना था, ईदर शार्पनर और पेंसिल, तो हमने नंबर ऑफ वेज ऐड किए। तो कॉन्सेप्ट वाइज चलिए, डोंट मेमोराइज द थिंग्स, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए। मैंने कहीं पे आपको ये नहीं कहा, आपको रिजल्ट आने के बाद कहा कि ये थ्योरम एडिशन है या ये थ्योरम मल्टीप्लीकेशन वाली यूज की है। और यहाँ पे 1 शार्पनर एंड 1 पेंसिल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी, दोनों के आने के चांसेस हमने देखने थे, तो वहाँ पे क्या करना पड़ा हमें, मल्टीप्लाई। मैंने टोटल नंबर ऑफ वेज कितने फाइंड आउट कर लिए, देयर आर 6 वेज। तो ये थी एक प्रॉब्लम कि थिंग्स को आप लोगों ने पिक करना है, चूज करना है, कोई भी यू विल हैव टू सेलेक्ट एनी ऑफ दीज। तो ये क्राइटेरिया था। इसके बाद बजाय इसके कि मैं आगे सीधा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे पहुंचूं, आई विल टीच यू एनाग्राम्स। एनाग्राम्स के अंदर फॉर्मिंग लेटर्स आई विल कंसीडर। तो सपोज मैं आपको कहूं, आज हम बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे जिनके अंदर कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी कंसीडरिंग कंडीशंस, इन्हीं लेवल्स, इन्हीं प्रॉब्लम्स का अगला लेवल हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के एंड तक सिंपल प्रॉब्लम्स हम हैंडल करना सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मिंग लेटर्स। इनको एनाग्राम्स भी बोला जाता है कि हाउ मेनी एनाग्राम्स आर पॉसिबल। आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि कोई वर्ड है, सपोज सेलिब्रेट, आप इसके ही वर्ड्स को जंबल करके और कितने वर्ड्स बना सकते हैं डेफिनेटली। तो ये होता है अरेंजमेंट एनाग्राम्स की, हाउ मेनी एनाग्राम्स आर पॉसिबल। वो अलग बात है कि वो मीनिंगफुल होंगे या नहीं होंगे, वो सब बातें हम, वो सारी की सारी कहानी हम बाद में छेड़ेंगे, उन चीज़ों को वी आर नॉट, आप कहेंगे कि एट प्रेजेंट डीलिंग विद दोज, हम लोग आगे जाके उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग डील करते हैं सिर्फ फॉर्मिंग लेटर्स में और विदाउट एनी कंडीशन। सपोज लेट मी टेक माई ऑन एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिव्या। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज you can arrange letters in the word दिव्या, DIVYA। पूरा नहीं लूँगी, थोड़ा सा छोटा रखूँगी ताकि इजी रहे आपको भी ग्रेस्प करना, मुझे भी समझाना। अब ये जो है फॉर्मिंग लेटर्स का कॉन्सेप्ट, ये BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही एक बेनिफिशियल मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट रहेगा, और BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो फिजिकल केमिस्ट्री में इसके साथ डील करेंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो दिव्या को आपको अरेंज करना है, कितने तरीके हैं आपके पास इसको अरेंज करने के। तो सबसे पहले देखिए कि आपको कोई कंडीशन दी है नहीं दी, कि आप रेपिटेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैं आपको दोनों तरीकों से सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडरिंग रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड मतलब आपको किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो कितने लेटर्स बनेंगे, तो देखिए मैंने क्या किया पहले, क्योंकि 3 और 2 5 लेटर्स हैं, सो आई एम गिविंग इट 5 स्लॉट्स, 3 4, ये 5 स्लॉट्स यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे मुझे इन लेटर्स को रखना है, तो सपोज मैंने पहले ये वाला स्लॉट उठा लिया, अब यहाँ पे मुझे लेटर रखना है, मैं इन पांचों में से कोई भी एक लेटर उठा के रख सकती हूँ। आई हैव 5 ऑप्शंस, सो देयर आर 5 वेज। यहाँ पे मेरे पास कितने तरीके हैं इसके, देयर आर 5 वेज। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जिस लेटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके बाद वो आगे कहीं पे यूज नहीं होगा। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 4 लेटर्स, अब मेरे पास 4 लेटर्स रह गए। तो यहाँ पे मुझे अब अगर अगला लेटर लिखना है तो मेरे
पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओनली 4 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, उन चारों में से किसी एक को उठा के लिखना पड़ेगा। सो आई विल बी हैविंग 4 वेज हेयर। अब एक यहाँ पे भी लिखा जा चुका, अब मेरे पास कितने बचे, 3। तो अगले स्लॉट पे मेरे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देयर आर 3 वेज। अब मैंने 3 लिख दिए, मेरे पास सिर्फ 2 बचे, तो यहाँ पे उन 2 को उल्टा करके या उल्टा सीधा कैसा भी मैं उसको लिख सकती हूँ, 2 वेज। अब बचा बेचारा एक लास्ट स्लॉट, जो लेटर बच गया मुझे वही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए लास्ट आई एम हैविंग ओनली 1 वे। नाउ थिंग इज कि अब इनको हम करेंगे कैसे, किस तरीके से। आपको सारे के सारे लेटर्स इकट्ठे चाहिए, आपको यहाँ पे एक चाहिए, उसके बाद ये पांचों इकट्ठे चाहिए। ऑल दीज आर, आप कहेंगे कि इनके सबके इकट्ठे प्रेजेंट होने के चांसेस, इकट्ठे प्रेजेंट होने के चांसेस मीन्स दिस इज एंड प्रॉब्लम। एंड अगर होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उन वेज को मल्टीप्लाई करेंगे। भूलना नहीं है, एंड मीन्स मल्टीप्लाई और मीन्स एडिशन। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 80 ways, and mathematics call it 5 factorial, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। सो इफ यू आर हैव टू अरेंज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आई एम अगेन सेइंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो उस वक्त आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n फैक्टोरियल वेज होंगे। अब मैं अगर सेकेंड केस कंसीडर कर लूं कि रेपिटेशन इज अलाउड, देन व्हाट विल हैपन। इसी प्रॉब्लम के अंदर इफ आई कंसीडर रेपिटेशन इज अलाउड, कि आप लोग किसी एक लेटर को एक जगह पे लिख के उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो देखिए वही मैं 5 लेटर वर्ड ही हमें चाहिए। हाउ मेनी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 5 लेटर वर्ड्स, आप लोग यहाँ से कितने ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये 5 लेटर है, इसके करस्पॉन्डिंग मैं 5 लेटर वर्ड ही लूँगी। तो मैंने 5 स्लॉट्स यहाँ पे आपको शो कर दिए। अब देखिए जब मुझे पहला लेटर लिखना है, इस बॉक्स के अंदर जब मैं पहला लेटर लिखूंगी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो देयर आर 5 वेज। अब चलिए अगली इस स्लॉट पे, अब मैं यहाँ पे आऊँगी, ध्यान से देखिए रेपिटेशन इज अलाउड। जिस लेटर को आपने यहाँ लिख दिया आप दोबारा से उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कितनी बार भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखने के लिए भी मेरे पास फिर से वही 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगेन देयर आर 5 वेज। अगला लिखेंगे फिर से, अगेन देयर आर 5 वेज। पांचों में से आप किसी को भी उठा के लिख सकते हैं। अगेन देयर आर 5 वेज। अगले स्लॉट के लिए फिर से यू विल बी हैविंग 5 वेज। क्लियर। और दूसरी चीज देखिए कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इट मीन्स दिस इज एंड प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इन शॉर्ट 5 raised to power 5 वेज। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैंडल हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं एक अगली प्रॉब्लम आपको करवाऊं कि आप लोगों के पास सपोज नंबर्स हैं, यू आर डीलिंग विद नंबर्स, आप कहें जी हमें तो लेटर से खेलना पसंद नहीं है, हमें तो नंबर्स की कहानी बताइए, क्योंकि मैथमेटिकली सिचुएशंस हैंडल हो रही हैं तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ही हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो लेट अस सपोज आई एम हैविंग 4 नंबर्स 1 2 3 and 4 एंड आई आस्क यू इन हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म अ 3 letter number, 3 letter digit from these 4 numbers. You are having 4 numbers 1 2 3 and 4. I am asking you in how many ways a 3-digit number can be formed by using these numbers. Or simply you will say how many 3-digit numbers, वही arranging letter वाली ही problem है forming letters वाली, in how many 3-digit numbers can be formed, forming letters ही है, मैंने letters की जगह number ले लिया, can be formed. How many 3-digit numbers can be formed using these 4 letters, using given numbers. प्रॉब्लम हमारी फिर से वही की वही है। नंबर 1 रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नंबर 2 हम बाद में कंसीडर करेंगे, रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड।
यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट एनी नंबर, आपको रिपीट नहीं करना है। तो देखिए मेरे पास 4 नंबर्स हैं, उन 4 नंबर से मुझे 3 डिजिट की एक लैटर बनानी है। तो 3 डिजिट लैटर, तो मैंने 3 स्लॉट्स लिख लिए। अब जब मैं यहाँ पे पहला लेटर लिखने लगूंगी, मेरे पास ये टोटल 4 है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल टू मी? 4 पॉसिबिलिटीज। सो आई एम हैविंग 4 वेज। अब अगला जब मैं लिखूंगी तो मैं एक डिजिट उठा के लिख चुकी हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 बचे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सो आई विल बी यूजिंग हेयर। अब कितने वेज हो जाएंगे? देयर विल बी 3 वेज। सो नेक्स्ट यहाँ पे कितने हो जाएंगे? देयर विल बी 2 वेज। आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। 3 लेटर आपको 3 नंबर्स वाली एक डिजिट चाहिए, तो आपको तीनों ही कंसीडर करने हैं, दिस एंड दिस एंड दिस। एंड means multiplication. So 4 into 3 into 2, that will be your answer. तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगाया मैंने, ऑल्दो यहाँ पे 1 आ जाता तो आप लोग ले लेते, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 का आना नहीं बनता यहाँ पे। तो 4 into 3 into 2, तो आंसर हो गया, योर आंसर इज 24 वेज, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो। अब मैं आपको कहूँ कि रेपिटेशन इज अलाउड, देन व्हाट विल हैपन? सेम प्रॉब्लम के अंदर रेपिटेशन इज अलाउड। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन नंबर्स? रेपिटेशन इज अलाउड। 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं तो मैंने उसी तरीके से 3 स्लॉट बना दिए यहाँ पे। अब जब मैं पहला नंबर लिखूंगी, इन चारों में से किसी को भी लिख सकती हूँ। सो इस विंडो के अंदर मेरे पास पुट करने के लिए 4 वेज अवेलेबल है। अगला जब मुझे लिखना है, रेपिटेशन इज अलाउड, जो यहाँ लिख चुकी हूँ वो यहाँ के लिए भी अवेलेबल है। कई बार कोई जिद्दी होता है, कहेगा जी मैं तो यहाँ भी आऊँगा, आप बड़े आराम से उठा के उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरे पास 4 वेज ही अवेलेबल हैं। अगेन जब मैं 3rd लिखूंगी, ये वाला नंबर दोबारा से यहाँ आ सकता है। मीन्स आई कैन राइट 1 1 1 ऑल्सो, आई कैन राइट 4 4 4 ऑल्सो, आई कैन राइट 2 2 2 ऑल्सो, और 2 2 1 इज इक्वली प्रोबेबल। सारे केसेस प्रोबेबल हैं क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड। तो यहाँ देखिए 4 वेज, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 वेज। एंड यू आर गेटिंग, अगेन इट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम, 4 into 4 into 4, इट इज 4 power 3, मीन्स 64 वेज। 64 वेज। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स थी कि आप लोग इसमें से कोई भी नंबर है, किसी भी तरीके से आप इनको फॉर्म कर सकते हैं। अब ये है कि सम टाइम्स आपको इनके साथ कुछ कंडीशंस भी दी होती हैं कि यही सिचुएशन अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि आपके पास यहाँ पे सपोज मैंने आपको कहा कि अवेलेबिलिटी सपोज 4 5 6, आपके पास 6 नंबर्स मैं कहूँ कि आपको अवेलेबल हैं। एंड हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? अब क्या करेंगे भैया, फंस गया बेचारा। 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। प्रॉब्लम वही की वही है, थोड़ा सा मैंने एक ट्विस्ट का तड़का इसके अंदर डाल दिया है जो आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। 6 मेरे पास नंबर्स अवेलेबल हैं एंड आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हमेशा याद रखना है, एनाग्राम्स की प्रॉब्लम्स हो, फॉर्मिंग लेटर की प्रॉब्लम्स हो, अगर तो कोई कंडीशन नहीं है तो आप लोग किसी भी स्लॉट से उठा के अपना काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कंडीशन। आप उस कंडीशन को सबसे पहले उठा के उस पर काम करना शुरू कर देंगे। अब जैसे क्या होता है कि कई बार हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है तो हमारा ध्यान उस पर रहता है कि इसको कंट्रोल कर लो, बाकी क्लास को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। सो एग्जैक्टली सेम वे हम यहाँ पे डील करेंगे कि अगर आपको कोई कंडीशन दी है, हैंडल दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी सब तो आपको मैनेज करना आता ही है। तो अब देखिए कि फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू कंसीडर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आपको रिपीट नंबर को रिपीट करने की परमिशन नहीं है। इन 6 में से आपको बनाने कितने हैं? 3 लेटर, 3 डिजिट नंबर, तो मैंने 3 स्लॉट्स अवेलेबल करवा लिए। दूसरी, अब सबसे पहले देखिए कि क्या कोई कंडीशन गिवन है? जी हाँ, बिल्कुल गिवन है, इवन नंबर्स होना चाहिए। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स दोज आर हैविंग 2 4 6 8 0 दिस मच नंबर्स एट देयर वंस प्लेस। अब वंस प्लेस पे जिनके पास 2 4 या 6 हों उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे। तो हम देखिए कि ये जो हमारे पास इनमें से पहले इवन नंबर्स देख लीजिए जी, कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, ये 3 अवेलेबल हैं।
तो पहले मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे समझाती हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट सीधा मेथड हम करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने पहले इवन नंबर को हम सबसे पहले चढ़ेंगे। देखिए जो कोई कंडीशन नहीं थी, इधर से चलिए इधर से चलिए, डजंट मैटर, लेकिन जब कंडीशन दे दी तो वी विल स्टार्ट विद द कंडीशन, और कंडीशन की अकॉर्डिंग नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर के लिए हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे मेरे पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है तो 2 तो हमारी काउंटिंग में से चला गया, मेरे पास बचे कितने, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी लेटर मैं लिख सकती हूँ, तो यहाँ से शुरू कर लीजिए चाहे यहाँ से, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लॉट पे लिखने के लिए मेरे पास कितने तरीके बचे, 5 वेज। यहाँ पे मेरे पास कितने तरीके बचे, 4 वेज। ये तो 1 वे ही है, एक ही तरीका है, आपने 2 लिख लिया, फिक्स कर दिया इसको। तो हमारे पास कितना हुआ, 5 × 4 इज इक्वल टू 20 वेज। लेकिन रुकिए, आपने सिर्फ 2 लिखा है। अब 4 को जेलस फील हो जाएगा, वो कहेगा मैं भी आ सकता हूँ भाई, मुझे क्यों नहीं कंसीडर किया। तो अगले केस में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो फिक्स हो गया, 1 वे हो गया इसका, तो ये फिक्स हो चुका। अगेन यहाँ पे मेरे लिए 4 वेज अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे लिए 5 वेज अवेलेबल है। अगेन आई विल बी हैविंग 20 वेज। अब 2 और 4 को इन्वॉल्व करेंगे, 6 ने आपका क्या बिगाड़ा है, 6 कैन ऑल्सो बी देयर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, अगले केस में 6 ले लिया। अब यहाँ पे 6 लिया तो इसका 1 वे हो गया, इसका 4 वेज हो गए, और इसके कितने हो गए, 5 वेज। अगेन देयर आर 20 वेज। और ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, कोई भी या नहीं, भी मीन्स एंड मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई मीन्स सॉरी दिस इज और प्रॉब्लम, दिस और दिस, इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये नहीं है कि आपने इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। या तो ये 2 आएगा इस पे, या 4 आएगा, या 6 आएगा, तो तीनों में से कोई एक अवेलेबल होगा। मीन्स ईदर दिस कन्फिग्रेशन इज पॉसिबल, और दिस कन्फिग्रेशन इज पॉसिबल, और दिस कन्फिग्रेशन इज पॉसिबल। इसका मतलब 20 और 20 और 20, और जब और होता है तब हम यूज करते हैं एडिशन। तो 20 + 20 + 20 आपके पास कितने बन गए, 60 वेज बन गए। तो इन 60 वेज यू कैन अरेंज दीज लेटर्स सच दैट यू विल गेट अ 3 डिजिट इवन नंबर। तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया, इसको मैं और इजी तरीके से अगर बताऊं, आप लोग एडिशन थ्योरम नहीं यूज करना चाहते, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला ही काम पसंद है, बिकॉज वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, ईजी मेथड है एडिशन करने का। तो उसके लिए देखिए फिर से वही, मेरे पास 3 स्लॉट हैं। इन 3 स्लॉट्स में यहाँ पे मेरे पास सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए, और इवन नंबर मेरे पास कितने हैं, इन 6 में से सिर्फ 3 अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस नंबर को फिल करने के कितने वेज हैं, आई एम हैविंग 3 वेज हैं यहाँ पे। अब एक नंबर तो वहाँ पर लिखा गया, तो बाकी बचे हुए स्लॉट्स में मेरे पास कितने वेज हैं, एक नंबर लिख दिया आपने, चाहे यहाँ पे 3 वेज हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन आपने पुट तो एक ही करवाया, तो बाकी वाला यहाँ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो एक निकल गया, बचे कितने, 5 और 4। तो यहाँ पे कहीं भी आप सपोज यहाँ पे आ जाएगा 5 वेज, यहाँ पे आ जाएगा 4 वेज। अब ये एंड ये, अब ये प्रॉब्लम है एंड वाली, दिस एंड दिस इक्वली। देयर आर 3 वेज एंड देयर आर 4 वेज एंड देयर आर 5 वेज, एंड मीन्स 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू अगेन 60 वेज। तो एडिशन थ्योरम यूज कीजिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कीजिए, योर रिजल्ट विल नॉट अल्टर, ये चेंज नहीं होंगे। ये तो था जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब मैं आपको कहूँ कि रेपिटेशन इज अलाउड, देन व्हाट विल हैपन, आपको वही इवन नंबर ऑब्टेन करने हैं, बट रेपिटेशन इज अलाउड। आप लोग किसी भी नंबर को किसी भी लोकेशन के लिए रिपीट कर सकते हैं, कंडीशन यही है कि नंबर शुड बी इवन नंबर। तो उसके लिए अगेन देखिए मेरे पास वही से बहुत इजी मेथड, 3 स्लॉट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। वी विल स्टार्ट विद द कंडीशन। इवन नंबर होने के लिए वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। इवन हमारे पास 3 है, इट मीन्स यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये हो जाएगा 3 वेज। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, आप कहेंगे कि एक यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मुझे रेपिटेशन अलाउड है। जिस नंबर को मैं यहाँ लिख चुकी हूँ वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इट मीन्स यहाँ पे भी मेरे लिए ये सारे के सारे 6 नंबर्स अवेलेबल हैं। ऑल द 6 वेज आर अवेलेबल to put in this window. Again at this load I have again 6 ways because repetition is allowed. अब repetition allowed है तो ये भी and ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, means this and this and this, 6 × 6 ×
3. So this will come out approximately says 36 3s are 108 ways. सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम अगला जैसे ये अभी हमने कंडीशन वाला एक प्रॉब्लम की, इसी तरीके से हम और कंडीशंस की कुछ प्रॉब्लम्स करके तो हम अल्टीमेटली पहुँचेंगे जो फॉर्मूले मैंने शुरू में लिखे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि किस तरीके से उन फॉर्मूले पर पहुँचा जाए, कैसे उनको डायरेक्टली यूटिलाइज किया जाए, ये सब कुछ हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।